शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम जियोग्राफी वाले हिस्से से। ग्रेट बेसिन प्लेटू, ग्रेट बेसिन के पठार का मैप आज हम देखने वाले हैं। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, कोलंबिया प्लेटू। नॉर्थ की तरफ में कोलंबियन पठार है और साउथ की तरफ में कोलोराडो का पठार है। ठीक है, दोनों के बीच में इसकी लोकेशन है। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये फैला हुआ है ग्रेट बेसिन का पठार। इसकी लोकेशन हम देखते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया पठार के साउथ में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के बीच में पड़ता है। 5,25,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, जो कोलंबिया का पठार है उससे इसकी लोकेशन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ में। दो रिवर इसके के बीच में ये पड़ता है। पहली है कोलोराडो और कोलंबिया नदी। अब हम पीआईबी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। इसने अब कैबिनेट चाहती है कि हम इसमें कुछ संशोधन करें। किसमें? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो इसमें अमेंडमेंट कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया। तो यूनियन कैबिनेट ने, जिसके चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है अमेंडमेंट करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 वाज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस ऑन 4/6/2018। इसको नोटिफाई किया गया था, 4/6/2018 को अधिसूचित किया गया था। इन सप्रेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल प्रोमुलेटेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन 2009। तो जो बायोफ्यूल वाला जो एरिया है, फील्ड है, उसमें एडवांसमेंट आ चुका है। वेरियस डिसीजन लिए गए हैं नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा। अभी जो मीटिंग हुई थी एनबीसीसी की, ताकि बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी एंड द डिसीजन टू एडवांस टू इंट्रोड्यूस एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग अब किया जाना है। अप टू 20% एथेनॉल थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम 1/4/2023। 1/4/2023 में से हम 20% एथेनॉल पेट्रोल में यूज़ करने वाले हैं। द फॉलोइंग आर मेन अमेंडमेंट अप्रूव्ड टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं? पहला, अलाउ करना है मोर फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल को हम कैसे करके बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए जो फीड स्टॉक है, जो ज़रूरी कच्चा माल है, उसमें हमें वृद्धि करना है। टू एडवांस द एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल टू ESY 2025-26 फ्रॉम 2030। तो 20% ब्लेंडिंग हमको करना है पेट्रोल में एथेनॉल की। ये टारगेट रखा गया है 2025-26 से 2030 तक। इसके अलावा प्रमोशन देना है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इन द कंट्री अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमें बायोफ्यूल निर्माण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा टू ऐड न्यू मेंबर टू एनबीसीसी, कुछ नए सदस्य भी एनबीसीसी में जोड़े जाने का प्रावधान है। टू ग्रांट परमिशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स इन स्पेसिफिक केसेस, कुछ स्पेशल केसेस रहेंगे जिसमें यदि हमें बायोफ्यूल को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। टू डिलीट या फिर अमेंड सर्टेन फ्रेसेस इन द पॉलिसी इन लाइन विद डिसीजन टेकिंग ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। अगली न्यूज़ डीआरडीओ और नेवी से रिलेटेड है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड नवल एंटीशिप मिसाइल उड़ीसा के कोस्ट से, उड़ीसा के तट से नवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है।
इसको किया है किसने? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर के ये परीक्षण किया है। इनको किया गया है फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा ऑन 18 मई 2022। इसकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि नया नया क्या इसमें लाया गया है। द मिसाइल एम्प्लॉयड मैनी न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें शामिल है इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्चर फॉर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के लिए भारत के देश में डेवलप किया गया लॉन्चर है। द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में इंक्लूड है स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है। ठीक है, एवियोनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसका यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड एयरक्राफ्ट में। एवियोनिक सिस्टम इंक्लूड कम्युनिकेशन, नेविगेशन, द डिस्प्ले एंड मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल सिस्टम। PIB से ही एक रिपोर्ट के बारे में हम देखने वाले हैं जो कि बताती है भारत में किस प्रकार से गरीबी और अमीरी की असमानता छाई हुई है, दोनों के बीच में किस प्रकार का गैप है। तो जो रिपोर्ट है जिसका नाम है PLFS, जिसको 2019-20 के डाटा हम देख रहे हैं, इससे खोजे गए आंकड़ों से पता चलता है कि जितनी भी संख्या में कमाने वाले टोटल लोग हैं उनमें से शुरुआती 10% का ही मासिक वेतन 25,000 है। कितने का? केवल 10% ऐसे लोग हैं जो कि 25,000 कमा रहे हैं। शुरुआती 1% कमाने वाले लोग कुल मिलाकर के आय का 6 से 7% हिस्सा कमा रहे हैं। केवल 1% ऐसे लोग हैं जो कि आय का 6 से 7% कमाते हैं, जबकि शुरुआती 10% कमाने वाले लोग कुल 1/3 आय की हिस्सेदारी रख रहे हैं। 2019-20 में भिन्न रोजगार वर्गों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी स्वरोजगार कर्मियों की 45.78%, नियमित वेतन कर्मी थे 33%, अनौपचारिक कर्मचारी 20% थे। सबसे कम आय वाले वर्ग में भी स्वरोजगार वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा। देश की बेरोजगारी दर 4.8% है, 2019-20 का ये डेटा है, और कामगार आबादी का अनुपात 46% है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार आया है इस रिपोर्ट में बताया गया। इन द एरिया ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देयर हैज़ बीन ए कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है हमको। इंक्रीज़ हुए हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कैपेसिटी, जैसे कि जिनका जो है रूरल एरिया की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर कुछ वृद्धि हमको देखने को मिली। 1,72,608 टोटल हेल्थ सेंटर हैं हमारे देश में, 2005 का ये डाटा है। टोटल हेल्थ सेंटर इन 2020 अब हो गए हैं 1,85,505। कुछ राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़ हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड हेल्थ सेंटर। यहाँ पर हेल्थ सेंटर में वृद्धि देखने को मिली है। कंप्राइजिंग ऑफ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सबको मिलाकर के हेल्थ सेंटर नाम इसने दिया है। कौन कौन? सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। 2005 और 2020 के बीच का ये डेटा। द रिजल्ट ऑफ NFHS 4 2015 से 16 और जो 5वें नंबर का सर्वे आया था 2019-21 वाला, हैव शोन दैट 58% ऑफ वुमेन रिसीव एंटीनेटल चेकअप इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन 2015-16, विच इंक्रीज टू 70% बाई 2019-20। तो बताया गया है कि चौथे नंबर का जो सर्वे था वो कह रहा था कि प्रसव पूर्व महिलाओं ने 58% महिलाओं ने अपनी जांच कराई थी। वहीं नया जो 5वें नंबर का सर्वे आया है वो कहता है कि अब महिलाओं की संख्या 70% हो गई। 78% ऑफ वुमेन रिसीव्ड पोस्ट नेटल केयर, उनको प्रसव के पश्चात पोस्ट नेटल केयर दी गई फ्रॉम ए डॉक्टर या फिर ऑक्सिलरी नर्स विद इन 2 days ऑफ डिलीवरी, उसके 2 दिन के अंदर ही, डिलीवरी के 2 दिन के अंदर ही। और लगभग 79% ऑफ चिल्ड्रन रिसीव्ड पोस्ट नेटल केयर विद 2 days ऑफ डिलीवरी, बच्चों को भी और इसके साथ साथ में
उस महिला की भी 2 दिन की केयर का यहाँ पर वर्णन किया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो शिक्षा और पारिवारिक स्थिति कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वजह से उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को हमको मिला है। ठीक है, अब जैसे 2019-20 तक 95% स्कूलों में परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा, लड़कों के लिए 95.9% सुचारू शौचालय और लड़कियों के लिए 96.3% सुचारू शौचालय थी। इतने सारे शौचालय बनाए गए हैं। 80% स्कूलों में सुचारू विद्युत कनेक्शन था, जबकि गोवा, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा और नगर हवेली के साथ साथ दमन और दीव में, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में 100% स्कूलों में बिजली कनेक्शन मौजूद रहा। 18-19 और 19-20 के बीच सकल नामांकन अनुपात भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में बढ़ा है। मतलब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों का वो बढ़ा है, एडमिशन बढ़ा। जबकि पारिवारिक स्थिति की बात करें तो स्वच्छता और सुरक्षित पीने योग्य जल तक पहुंच से ज़्यादातर परिवार सम्मानजनक जीवन की तरफ आगे बढ़े। 5वें नंबर का सर्वे 2019-20 के मुताबिक 97% परिवारों के पास बिजली अवेलेबल है, 70% के पास बेहतर सफाई सेवाएं हैं और 96% को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल से रिलेटेड। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, तो हम राज्यपाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखने वाले हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन के प्रावधान के लिए एक बात कही गई है कि इसके लिए एक राज्यपाल होगा। उस टाइम में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये सभी राज्यों के लिए लागू हुआ था। तो राज्य की कार्यपालिका का हेड होता है राज्यपाल। वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। हर राज्य में एक राज्यपाल रहेगा, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 राज्य का भी भार दिया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति 5 साल के लिए, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आर्टिकल 156(1) या फिर वो पद त्याग कर सकता है। आर्टिकल 156(2) में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, वहीं राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। कुछ पावर इसको मिली हैं, जैसे कि वो अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल जब तक अपने पद पे है उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं चालू की जा सकती है। जब वो पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले या फिर करने के बाद उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है। इस प्रकार से उसको स्पेशल पावर दी जाती है। कुछ राज्यों में उपराज्यपाल का प्रावधान किया गया है, जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहीं कहीं प्रशासक के रूप में भी, जैसे कि दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। ठीक है, इसको कुछ न्यायिक पावर दिए गए हैं। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। ठीक है, हर एक वर्ड के अर्थ हम अलग अलग देख लेंगे। अब इसमें लघुकरण का मतलब क्या है? लघुकरण का मतलब है कि सज़ा को छोटी कर देना। 15 साल है, 15 साल की जगह 10 कर देना। ये एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में होता है जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए जिसे दोषी ठहराया गया जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पावर के अंडर में जो कुछ आता है केवल उसी को ये हैंडल कर सकता है। और दूसरी बात, जो सैनिक न्यायालय रहते हैं
वहाँ के यदि कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको सज़ा से मुक्त करने की पावर राज्यपाल के पास नहीं है, वो पावर केवल राष्ट्रपति के पास होती है। इंडिया की एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी के बारे में हम देखें तो इंडिया ने अचीव कर लिया था 9.45% एथेनॉल ब्लेंडिंग। कब तक की डेट है ये? 13 मार्च 2022 तक, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का ऐसा कहना है। द सेंटर प्रोजेक्ट्स दैट दिस विल रीच 10% बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 जैसे ही ख़त्म होगा हम 10% को प्राप्त कर लेंगे। द गवर्नमेंट फर्स्ट अनाउंस्ड इट्स प्लान ऑफ एडवांसिंग ऑफ द 20% ब्लेंडिंग टारगेट इन दिसंबर 2020 में पहली बार 20% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया था। इम्पैक्ट ऑन व्हीकल की बात करें तो 10% ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल डज नॉट रिक्वायर मेजर चेंजेस टू इंजन। 10% मिला रहे हो तो इंजन में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि हम 20% ब्लेंड मिला रहे हो तो इसमें हमें सम चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी एंड मे इवन ड्राइव अप द प्राइसेस ऑफ व्हीकल, और इससे ये भी हो सकता है कि व्हीकल का जो प्राइस है वो बढ़ जाए। यदि आप देखो एथेनॉल को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये है कि मोर लैंड बीइंग डाइवर्टेड फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप। आप गेहूं लगा रहे थे, अब आप कह रहे हो लोगों को कि आप गन्ना लगाओ, क्योंकि गन्ना का ही यूज़ किया जाता है एथेनॉल निर्माण करने के लिए, जो कि ज़्यादा पानी को सोखने वाली फसल मानी जाती। नीति आयोग ने प्रोजेक्टेड किया है कि जो एथेनॉल डिमांड है ना 10.16 बिलियन लीटर हो जाएगी 2025 तक। द करेंट एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 4.26 बिलियन लीटर की। डेराइव्स फ्रॉम मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरीज एंड 2.58 लीटर फ्रॉम आती है ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज। 2 डिस्टिलरीज काम करती जो कि एथेनॉल बनाती हैं, कौन कौन सी है? एक है मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरीज जो कि 4 बिलियन लीटर दे रही है, और दूसरी है कौन सी? एंड 2.58 लीटर फ्रॉम द ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज है, मतलब ग्रेन से भी, अनाजों से भी इसको हम प्राप्त करते हैं। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपाउंड 7.6 बिलियन लीटर एंड 7.4 बिलियन लीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों को हम 7.6 और 7.4% इंक्रीज़ करना चाहते हैं। एंड विल रिक्वायर 6 मिलियन टन ऑफ शुगर कैन एंड 16.5 मिलियन टन ऑफ ग्रेन पर एनम बाई 2025। इसके लिए हमें शुगर की भी ज़रूरत है और ग्रेन की भी ज़रूरत है, कितना? 16.5 मिलियन टन की। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन को रिहा कर दिया है। इसके लिए उसने जो है किसका पावर का यूज़ किया है? उसने यूज़ किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का, ठीक है, ताकि जस्टिस को कंप्लीट किया जा सके आर्टिकल 161 के अंतर्गत। अब हुआ क्या था, 2000 कब की बात है ये? 2014 या फिर 18 की बात है, 2018 की बात है। तमिलनाडु की विधानसभा ने कहा कि भाई राज्यपाल को आप इसको रिहा कर दीजिए, ठीक है, लेकिन वहाँ के राज्यपाल ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये काम किसके अंडर में? राष्ट्रपति के हाथ में चले जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो राज्यपाल होता है उसका काम है कि वो विधानसभा की एड और एडवाइस से काम करेगा। जो उसने बोल दिया राज्यपाल को वैसा करना ही पड़ेगा, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 161 के अंतर्गत वो ऐसा नहीं कह सकती हम राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। ये आपके पास भी पावर है, और जब आपको विधानसभा कह रही है ऐसा करने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल से रिहा कर दिया गया। तो बताया जा रहा है 11 जून 1991 में सीबीआई ने अरेस्ट किया था जब पेरारीवलन को, तो उस टाइम ये 19 साल का था। 30 साल सजा ये काट चुका है, इसीलिए इसको रिहा कर दिया गया है।